नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के टीआरई 2 टीआरई 3 में मौका दिए जाने को लेकर के कमेंट लगातार देखने को मिल रहे थे। तो डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कुछ याचिका दाखिल हुई है और क्या सारी सिचुएशन है और क्या सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में मल्टीपल अपडेट की बात करेंगे, कुछ न्यूज़ की, कुछ आपको मैं यहाँ पर बयान भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ पुराने नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक न्यूज़ की, जो कि 17/12/2024 की है। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब 19/12/2024 की तारीख है। तो 2 दिन पहले एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी गया से, बिहार के अंतर्गत आता है, आपको पता है। इसमें लिखा था दैनिक भास्कर से कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने एनआईओएस से डीएलएड पास टीआरई 2 परीक्षा परिणाम घोषित करने की लगाई गुहार। इसमें अंतर्गत पढ़ेंगे तो हाल ही में उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एनआईओएस से जो डीएलएड पास हैं वो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। और इस निर्णय से बिहार राज्य के ऐसे अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा तो दी थी, लेकिन उनका जो रिजल्ट है केवल इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने एनआईओएस से डीएलएड पास किया था। बीपीएससी टीआरई 2 रिजल्ट से वंचित प्रखंड के हमजापुर निवासी व शिक्षक अभ्यर्थी मोहम्मद नासिर हुसैन, आसिफ जिलानी, इस तरीके से नाम लिखे हैं, आदि ने सूबे की सरकार से परिणाम घोषित करने की गुहार लगाई है और कहा कि हमारी डिग्री वैलिड है और हमने काफ़ी मेहनत करके परीक्षा दी है। रिजल्ट को रोक लेना अन्याय है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम सभी अभ्यर्थियों के रिजल्ट को जल्द जारी करके हमें बहाल किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ ही समय पहले ही आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर देखने को मिला जहां पर एनआईओएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से मान्य कर दिया गया है। वहां पर अगर देखेंगे तो प्रमोशन को लेकर के बात हो या फिर शिक्षक भर्ती में आवेदन करने को लेकर के बात हो, हर तरीके से आवेदन करने के लिए पात्र हो गए। अब टीआरई 2 का ये जो यहाँ पर एक आपने न्यूज़ देखी, टीआरई 2 में एक्चुअल में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था ऑफिशियल जो आप आवेदन करते हैं उससे रिलेटेड, उसमें क्या कुछ बातें लिखी गई थी उसकी तरफ थोड़ा सा आपको लेकर के चलते हैं। ये है टीआरई 2 का नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान और शर्त के अंतर्गत लिखा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या की बात की गई है, एसएलपी नंबर वगैरह, और इसको लेकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा या डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति होती है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही इसमें यह भी मेंशन किया गया है लास्ट में कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है, जैसे कि आपको आदेश पारित होते हुए देखने को मिला, तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। ये नोटिफिकेशन 21/12/2023 टीआरई 2 के लिए जो है वो जारी हुआ था। तो यही मेन एक रीजन है जिसमें टीआरई 2 में नियुक्ति की मांग को लेकर के जो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो मांग जो है वो कर रहे हैं, जो कि अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पूरी तरीके से जायज भी है। अब बात करते हैं हम जो कोर्ट ऑर्डर देखने को मिला था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के भी, तो ये आपको साइड में देखने को मिलेगा भी, जिसमें भी वही सारी चीजें बताई गई हैं कि such person who were in employment as on 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18th month would be treated as valid diploma holder for the purpose of applying in other institution or for promotional avenues। तो यहाँ पर ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और वो टीआरई 2 में बात किया गया था कि अगर कुछ आता है इस तरीके से आदेश तो उससे फलाफल से प्रभावित जो है वो होंगे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं टीआरई 3 को लेकर के। टीआरई 3 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो कि आपका पूरा, जिसमें सारी बातें लिखी गई थी। इसमें टीआरई 3 में क्या लिखा गया था? टीआरई 3 में लिखा गया था एक नोट के तौर पर कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने की डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। ये चीज इसमें लिखी गई थी। अब सवाल ये उठता है, क्या इसमें भी वो लिखा था माननीय सुप्रीम कोर्ट के फलाफल से प्रभावित होगा? तो अगर इस नोटिफिकेशन को टीआरई 3 के पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बात को लेकर जिक्र किया गया था कि अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो एनसीटी जो भी आदेश देगा उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें जो है वो मान्य होंगी। तो यहाँ पर
इस तरीके से क्लियर लिख दिया गया। अगर आपको आवेदन करते समय याद होगा तो वहां पर पूछा जा रहा था कि 24 महीने का डीएलएड कर रखा है या 18 महीने का, यानी कि ये मान के चलिए कि जो बीपीएससी है जिसने आवेदन लिए थे उनके पास डाटा तो है कि कितने लोगों ने 18 महीने वाले से आवेदन किया था, कितने लोगों ने 24 महीने वाले से। इस टीआरई 3 के नोटिफिकेशन में क्लियर तरीके से लिखा गया था कि उपाधि मान्य नहीं है, उसके बावजूद कई लोगों ने आवेदन किया था ये सोचकर कि भविष्य में स्थितियां बदल जाती हैं, और वही सभी कैंडिडेट लगातार मांग कर रहे हैं कि टीआरई 3 में उनको शामिल किया जाए या टीआरई 3 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें स्टे लगाया जाए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं, मैंने सारी चीज़ें आपको ये बेसिक समझा दी कि चीज़ें हैं क्या। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं जो याचिका दाखिल आपको देखने को मिली आईए के रूप में, उसमें कब सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। तो ये है वो डायरी नंबर 16788/2024। इसको लेकर के अगर देखेंगे तो केस कब लिस्ट किया गया है 20/12/2024, यानी कल की तारीख को, क्योंकि आज तारीख है 19/12/2024। इसमें आप देखेंगे तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस SVN भट्टी, इनके द्वारा जो है इसको जो है वो सुनवाई की जाएगी। पिटिशनर के रूप में आप देखेंगे तो आदर्श कुमार श्रीवास्तव, और रिस्पोंडेंट में बहुत से लोगों को बनाया गया है जिसमें आप देखेंगे तो बीपीएससी भी है, एनसीटी भी है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश भी है। तो बहुत लंबी लिस्ट है, 213 टोटल इसमें लिस्ट देखने को मिलेगी जहां पर आपको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। अब जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उनका नाम है मनदीप कालरा जी। मनदीप कालरा जी जो है उनका मैं अब आपको एक 3 मिनट का बयान दिखाता हूं जहां पर उन्होंने बताया है, क्योंकि उनके द्वारा ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट का जो आया था ना जजमेंट लड़ा गया था, जीता गया था। और यहाँ पर जो आईए फाइल की गई है जो 20 तारीख को मैंने दिखाया। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बयान दिखाता हूँ, और वो आप देखेंगे ये कि कहाँ पर लिस्ट है। तो ये लिस्ट है आपका 20/12/2024 को, कोर्ट नंबर 4, आइटम नंबर 4। और ये जो आप पेज देख रहे हैं इसमें रिस्पोंडेंट सर्विस पोजीशन इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी के सेकंड पेज में जब आएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, इफ द फर्दर सबमिटेड दैट मिस्टर मनदीप कालरा काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज ऑन 16/12/2024 हैज़ फाइल्ड एप्लीकेशन। तो ये जो इनके द्वारा फाइल किया गया है वो 16/12/2024 को फाइल किया गया है। अब ये आपको समझ में आ गया कि इसकी सुनवाई कल देखने को मिलेगी, ये आपको समझ में आ गया 16 को किसके कौन है पिटिशनर के एडवोकेट, इस सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। टीआरई 2 और 3 में क्या कंडीशन थी वो भी मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वो ये कि टीआरई 2 के टाइम में ऐसा हुआ था कि डीएलएड जिनके पास एनआईओएस वाला था उनको बीएड में अपनी डिग्री कन्वर्ट करने का भी मौका दिया गया था। वो 18/12/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जहां पर जिनके पास बीएड का प्रमाण पत्र है वो अपनी डिग्री को डीएलएड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा बीपीएससी ने मौका भी जो है वो दिया था। चलिए, अब मैं आपको इनका एक जो मनदीप कालरा जी हैं इनका एक बयान दिखा रहा हूँ। वो इनके द्वारा बयान दिया गया था जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरई 3 का 1 से 8 का 16 तारीख को होने वाला था, तब का है। परंतु उस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि इनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं वो ये बताई जा रही हैं कि किस प्रकार से एनआईओएस डीएलएड जो है वो आपका टीआरई 2 या टीआरई 3 में जो है वो मान्य होगा। और जो फाइल किया गया आई के रूप में वो कल जिसकी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी उसमें क्या क्या बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपका 3 मिनट का वीडियो आप यहाँ से देखिए। हमें टीआरई 2 टीआरई 3 में कैसे पार्टिसिपेट कराना हमें बताइए। अब इस सवाल का मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक प्राइवेट कॉल पे किसी को बताऊं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सबके साथ बता सकता हूं, मैं गाइड कर सकता हूं जिसको जिस तरह से रास्ते से जाना जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, हमने एक सुप्रीम कोर्ट में बिहार का जो रिट पिटिशन है, बिहार में सबसे पहले रिट पिटिशन अलाउ हुआ था कि इनको इक्विवेलेंट माना जाए, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम और उस पर कंटेम्प्ट भी फाइल हुआ कि इनको इक्विवेलेंट नहीं मान रहे, पटना हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट भी पेंडिंग है। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में 28/11 को जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी वो डिसाइड हो गया। फाइनली बिहार सरकार ने क्या किया कि उस जजमेंट के बेसिस पे इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इनको इक्विवेलेंट ना मानने की वो उन्होंने प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक नोट दे दिया अपने जो भी रिक्रूटमेंट सारी थी, भाई 18 महीने वाले अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी कुछ टीआरई 2 टीआरई 3 में जो भी चीजें चलती रही, कहीं ना कहीं ये आश्वासन रहा लोगों को कि हम अगर अप्लाई करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं से कुछ मिल सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और अल्टीमेटली उनको होप था कि रिव्यू में हम आगे शायद हमें जीत मिलेगी तो ये हम पे अप्लाई करेगा। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात को मान के उसको बैकडेट से अप्लाई करा दिया, यानी कि डेट ऑफ जजमेंट से, तो कहीं डिस्क्वालिफिकेशन रहा ही नहीं। बिहार सरकार ने तो डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे किया था, बिकॉज पटना हाई कोर्ट तो ऑलरेडी अलाउ कर चुका था। जब डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं रहा, चाहे टीआरई 2 हो चाहे टीआरई 3 हो, उसमें हर एनआईओएस डीएलएड को
पार्टिसिपेट करने का भी पूरा राइट है और अपॉइंटमेंट अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तब भी पूरा राइट है। अब वो करे कैसे? हालांकि बिहार सरकार का, हमने बिहार की तरफ से यहाँ पे एमए फाइल करी थी, बिहार सरकार जो कल रिव्यू का ऑर्डर आया उसमें पार्टी दी थी, तो ऑर्डर्स को एज इट इज अप्लाई करेगा। उसके अलावा हमने एक ट्रांसफर पिटीशन भी डाली हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर जो अपॉइंटमेंट जो काउंसलिंग होने वाली है 16 तारीख से, अगर उसमें एनआईएस डीएलएड को इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज कई तो एनआईएस डीएलएड वाले हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया और कईयों ने है क्योंकि उसमें खास करके ये पॉइंट मेंशन था कि जो किए हैं उनको नहीं। हाँ, तो इसका दो तरीके हैं। अगर तो हम सुप्रीम कोर्ट से करना चाहते हैं तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है वो सबसे इजीएस्ट वे है, उसमें हम एप्लीकेशन डालें जितने भी टीआरई 2 टीआरई 3 के हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का 10-12 को जजमेंट आ गया है, अब हम एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम एलिजिबल आज से नहीं है, 28/11 से एलिजिबल है, इसलिए आप टीआरई 2 को रीओपन करिए, टीआरई 3 को रीओपन करिए और हमें कंसीडर करने का मौका दीजिए। एक तो ये तरीका है बिकॉज वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, ट्रांसफर पिटीशन जो हमने बिहार की तरफ से डाला। हाँ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहता, जो मेरे को लगता है सबसे इजीएस्ट वे है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर आ चुका है, जस्टिस रॉय की बेंच के पास वो मैटर पेंडिंग है। दूसरा ये तरीका है कि हम बिहार पटना हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालें और बोले कि सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब क्लैरिफिकेशन आ गया तो पटना हाई कोर्ट को इंप्लीमेंट करना उस पर मैंडेटरी है और उनको बोले कि या तो ये काउंसलिंग को स्टे कर दो, काउंसलिंग स्टे कर दी जाए, या फिर रीओपन करके हमें मौका देके फिर ये काउंसलिंग आगे बढ़ाई जाए। अगर ये चीज अब के टाइम पे नहीं करी तो बाद में एक बार काउंसलिंग हो गई और कोई दिक्कत हुआ तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा। आज कल और 16 तक का जितना भी वर्किंग डेज बचे हैं उस पे स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। अगर जो भी टीआरई 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो भी टीआरई 3 में रिक्रूटमेंट चाहता है, बिकॉज टीआरई 2 टीआरई 3 अल्टीमेटली तो क्लॉज को चैलेंज करने की जरूरत है रिट पिटीशन में, और जिसका ट्रांसफर हमने मांगे उसमें चैलेंज किया भी हुआ है। तो इसलिए वो ट्रांसफर पिटीशन में एक ऑर्डर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रांसफर पिटीशन में हमने जो रिट पिटीशन पेंडिंग थी बिहार हाईकोर्ट में उसमें स्टे भी लिया हुआ है फाइनल हियरिंग में। तो अगर हम ये आईए डालते हैं और हम कोर्ट के सामने मेंशन करते हैं, चांसेस है कि हमें ऑर्डर मिल सके कि या तो काउंसलिंग को स्टे कर दें या फिर रीओपन करके सारी एप्लीकेशंस और हमें उसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये था पूरा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको इसलिए सुनाया ताकि आपको स्थिति को और बेहतर समझने में हेल्प मिले कि क्यों जो है उसको स्टे लगाने को लेकर के, किस बेस पे लगाने को लेकर के बात जो है वो की जा रही है। तो अभी तक के तो अपडेट में इतना ही। क्या वाकई में स्टे लगेगा या नहीं, कल की सुनवाई जो है उसमें क्या कुछ निकल करके आता है, उन सारी चीज़ों पर भी निर्भर करेगा। जैसा कि आपने इनके बयान में भी सुना, इन्होंने कहा कि एक बार अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और डीवी हो जाती है, फिर वहाँ पर जो है इन चीज़ों को रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर 20 को किसी प्रकार का आ जाता है फैसला, तब ये चीज़ें आगे खिंच सकती हैं। बाकी अभी के स्थिति के अकॉर्डिंग तो जितनी अपडेट थी मैंने आप तक पहुँचा दी। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।